अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर है। नाजरीन, आज की दो अहम ख़बरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। पहली ख़बर सैक्ड यानी बरतरफ 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन की है। एक फ़ैसले के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन या ख़ानदानों को बरतरफ कर दिया था, बेरोज़गार कर दिया था। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और दीगर जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिव्यू फ़ाइल कर रखा है। उस हवाले से अहम डेवलपमेंट हुई है। दूसरी अहम डेवलपमेंट कल की जो कानून साजी हुई है जॉइंट सेशन के ज़रिए आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और तारकीन वतन को राइट टू वोट यानी वोट का हक़ देने से मुतल्लिक उस मामले के ऊपर एक अहम डेवलपमेंट वज़ारत कानून व इंसाफ की कायमा कमेटी में एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। पहली ख़बर आपको बताते हैं सैक्ड यानी बरतरफ मुलाजमीन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतरफ 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन का रिव्यू केस जो है उसके लिए लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला कर लिया है। हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि सुप्रीम कोर्ट 16,000 से ज़ायद बरतरफ मुलाजमीन या ख़ानदानों के केस के लिए एक 5 रुकनी लार्जर बेंच बनाने जा रहा है और इस बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल होंगे और बेंच में 2 जजेस जो कि रिव्यू केस सुन रहे थे, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन ख़ान, ये 2 जजेस मौजूद होंगे। इसके अलावा मज़ीद 2 जज साहिबान को शामिल किया गया है, जिसमें एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और दूसरे जज जस्टिस सजाद अली शाह हैं। यानी ये 5 रुकनी लार्जर बेंच कायम किया जाएगा इस रिव्यू केस को सुनने के लिए। 29 नवंबर से शुरू होने वाले अदालती हफ्ते में इस केस की दोबारा समाअत होगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता देते हैं। जस्टिस मुशीर आलम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट से एक दिन पहले यानी 17 अगस्त को एक फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले के ज़रिए 16,000 ख़ानदान या 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो है वो बरतरफ हो गए। जो मुलाजमीन इस फ़ैसले से बराह रास्त मुतासिर हुए उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, यूटिलिटी स्टोर्स, ओवरसीज़ का एक महकमा है, इसके अलावा अफ़गान मुहाजिरीन का महकमा है, सुई नदरन के मुलाजमीन समेत कई ऐसे इदारे हैं, कई ऐसे महकमे हैं जिनके ये सरकारी मुलाजमीन इफ़ेक्ट हुए। कुछ ऐसे मुलाजमीन भी थे जिनकी जो मुद्दत मुलाजमत है यानी वो रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके थे और ये भी कोर्ट की समाअत के दौरान ये हक़ाइक़ भी सामने आए कि हर रोज़ या हफ्ते में ऐसी इतलात भी आ रही हैं कि वो जो बेचारे मुलाजमीन इस अदालती फ़ैसले से मुतासिर हुए हैं उनके इंतकाल कर जाने की ख़बरें, उनके वफ़ात पा जाने की इतलात भी सामने आ रही हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ज़बरदस्त तरीके से इस केस का दिफ़ा कर रहे हैं। इन मुलाजमीन के हक़ में बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए। जो पहली समाअत थी इस रिव्यू की, उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा भी की कि ये जो फ़ैसला है इसको मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस इस्तदा को मंजूर नहीं किया। ताहम इस हद तक पहली समाअत में इन मुलाजमीन को रिलीफ़ मिला है कि जिन मुलाजमीन के पास सरकारी रिहाइश गाहें हैं उनके बारे में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कि उन सरकारी रिहाइश गाहों से सरकारी मुलाजमीन को बेदखल ना किया जाए। वफाकी हुकूमत ने इस केस में जो रिव्यू फ़ाइल कर रखा है, जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर रखी है, उसके जो बुनियादी कानूनी नुकात हैं वो आपसे शेयर करते हैं। वफाकी हुकूमत का ये कहना है कि इस केस का जो फ़ैसला दिया गया इसमें महज चंद सरकारी मुलाजमीन को सुना गया, लेकिन फ़ैसले से 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन मुतासिर हुए और इसलिए ये फ़ैसला इंसाफ के असूलों के मुताबिक नहीं है। दूसरा एतराज़ वफाकी हुकूमत का ये भी है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को किसी भी कानून को कलअदम करार देने से पहले नोटिस दिया जाना और उसको मुकम्मल सुनना और अदालती मावनत हासिल करना अटॉर्नी जनरल की ये कानून में लाजिम है, लेकिन इस केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया गया। इसके अलावा वफाकी हुकूमत का ये भी कहना है कि इस केस का फ़ैसला 20 महीने यानी 1 साल और 8 माह तक महफूज रहा और किसी फ़ैसले को इतनी ताख़ीर तक महफूज रखना भी कानून के नज़र में दुरुस्त नहीं है। वफाकी मुलाजमीन की बड़ी तादाद
डी चौक में या रेड जोन में आई थी जब ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था। उन मुलाजमीन का ये कहना था कि हमें बग़ैर सुने ये फ़ैसला दिया गया है। अब लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच हमारे ज़राए ने बताया है कि आइंदा समाअत करेगा। इस बेंच में जस्टिस उमर अता बंदियाल बेंच के सरबराह होंगे। इसके अलावा जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सजाद अली शाह, ये 5 मेंबर बेंच आइंदा इस केस की समाअत करेगा। ये तो हो गया मुलाजमीन की हद तक केस। अब हम दूसरे अहम इशू की तरफ आते हैं और वो हैं आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल और तारकीन वतन पाकिस्तानियों को राइट टू वोट यानी वोट का हक़ देने से मुतल्लिक मामला। आज वज़ारत कानून व इंसाफ की कायमा कमेटी का इजलास था और इस इजलास में मुख्तलिफ MNAs ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात की और तारकीन वतन पाकिस्तानियों को राइट टू वोट यानी वोट का हक़ देने से मुतल्लिक जब बात की तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उस कमेटी इजलास में मौजूद थे। उन्होंने अरकान को 2 टोक अल्फाज में ये बताया कि कुछ दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक भी मौजूद हैं जहाँ पर पाकिस्तानी यानी तारकीन वतन पाकिस्तानी वो दोहरी शरीयत रखते हैं, तो दोहरी शरीयत का हामिल शख्स राइट टू वोट का हकदार नहीं होता। हमने इस मामले को देखना है। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बताई तारकीन वतन को राइट टू वोट के हवाले से कि कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर तारकीन वतन पाकिस्तानियों को वोट की इजाज़त नहीं होगी और इसके अलावा कुछ मज़ीद भी टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। जब एक रुकन MNA और कमेटी के मेंबर आलिया कामरान ने एक सवाल पूछा कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो हलके हैं वो बहुत बड़े हैं, आलिया कामरान रुकन कौमी असम्बली ने ये सवाल उठ किया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से कि बलूचिस्तान का एक हलका जो है वो 6-6 किलोमीटर पर मुहित है और बाज़ हलके ऐसे भी हैं जहाँ पे बीच में पहाड़ आता है, यानी एक तरफ एक हलके की एक साइड है, फिर दरमियान में पहाड़ है और फिर पहाड़ के दूसरी तरफ उसी हलके का दूसरा हिस्सा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में वहाँ पे इंटरनेट की सहूलियात भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आम इंतखाबात में कैसे इस्तेमाल होगी, इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये वो तमाम सवालात हैं जो हमारे जहनों पर भी मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ़ मिसालों का हवाला दिया और ये कहा कि दुनिया में 159 ममालिक हैं जिनमें से 7 या 9 ममालिक ने कोशिश की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, लेकिन वो तजर्बा कामयाब ना हुआ। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कमेटी को ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले के ऊपर हमें कम से कम 5 पायलट प्रोजेक्ट्स करने की ज़रूरत है। हमने सिर्फ अभी तक 1 पायलट प्रोजेक्ट किया है, 4 पायलट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने भारत और ब्राज़ील की मिसाल दी और ये कहा कि भारत और ब्राज़ील ने 21-21, 22-22 साल के तजर्बात के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया। हमारे लिए फौरी तौर के ऊपर इस मशक को यूज़ करना जो है ये क़ब्ल वक्त है, अभी हमें वक्त चाहिए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि हम इस मामले के ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट की हद तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो करने की ज़रूरत है। जॉइंट सेशन के ज़रिए कल वफाकी हुकूमत ने यह कानून साजी की, बड़े खुशी का इजहार भी किया गया वफाकी हुकूमत की तरफ से, लेकिन अमली तौर के ऊपर अगर देखा जाए तो ये मामला इसके ऊपर अमल दरामद होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर के ऊपर अपोजिशन की जो मरकज़ी सियासी जमातें हैं उनका ये कहना है कि हम इस कानून साजी को यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और तारकीन वतन को राइट टू वोट का जो कानून है इसको हम अदालतों में चैलेंज करेंगे। अब अगर अपोजिशन इस हवाले से अदालतों से रुजू करती है तो सुपीरियर कोर्ट्स का जो पहला काम ये होगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नोटिस जारी करेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कंडक्ट कराना है और आइन का आर्टिकल 218 की सबसेक्शन 3 ये कहता है कि साफ, शफाफ और दयानतदाराना इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। सुप्रीम कोर्ट अपने कई फ़ैसलों में इलेक्शन कमीशन को मजबूत भी कर चुका है और ये भी कह चुका है कि इलेक्शन कमीशन को वो इख्तियारात हासिल हैं जो आला अदालतों को हासिल होते हैं। तो अब जब ये मामला अदालतों में आएगा तो इलेक्शन कमीशन पहले से एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है। उनके इलेक्शन कमीशन के कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वफाकी हुकूमत उसका
मौसर जवाब नहीं दे सका, तो इस सूरत हाल में जब अदालतों में मामला आएगा, इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी होगा, तो इलेक्शन कमीशन फिर वही मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि अभी हमें वक्त चाहिए, अभी ये वक्त नहीं है हमारे पास, जो है वो इस वक्त हम आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद ये मुमकिन है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो कानून साजी है उस पर आला अदालतों की जानिब से भी सवालात उठा दिए जाएँ। बहरहाल ये कबल वक्त है, इस मामले के ऊपर अगर ये मामला अदालतों में आया तो फ़ैसला अदालतों ने करना है। ताहम जो लॉ की कमेटी है उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा कि जो इंटरनेट की दूर दराज इलाकों में सहूलियात समेत ये जो तमाम ऐसे सवालात हैं जो हमारे जहनों पर भी हैं। एक मौका पर रुकन कौमी असम्बली आलिया कामरान ने जब ये कहा कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन कमीशन फिर बाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि हम मजबूर हैं, या इलेक्शन कमीशन ये कह देगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो इसके जवाब में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम दोनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो अब ये मामला बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है। तो इस मामले के ऊपर जो भी नई अपडेट होगी उससे हम आपको आगाह करेंगे। अब तक की डेवलपमेंट्स के हवाले से हमने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से और बरतरफ 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन के हवाले से जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अब लार्जर बेंच बनाने का फ़ैसला कर लिया है और 5 रुकनी लार्जर बेंच अब इस केस को सुनेगा। बहुत शुक्रिया।